Hello student, this is the lecture number 4 of the wave. So today my topic is wave speed on string. And wave in string is the transverse wave. स्ट्रिंग में यदि वेव होता है तो उसको हम लोग ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं, या फिर यदि रोप में हो या तो फिर वायर में हो तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो हम लोग इसको एग्जांपल से समझते हैं। पहले वी हैव टू एग्जांपल्स, वी हैव टू स्ट्रिंग, फर्स्ट वन लाइक दिस, अनदर वन इज लाइक दिस। मतलब एक पतला है, दूसरा थोड़ा उससे थिक है, उससे ज़्यादा थोड़ा मोटा है। अब दोनों पे यदि बम्प किया जाए, मतलब दोनों पे यदि इस तरीके से वेव क्रिएट किया जाए बाय अप्लाइंग सम फोर्स, तो कुछ इस तरीके से वाइब्रेट होगा, इस तरीके से वेव बनाएगा यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से देखो ये वेव बना रहा है जस्ट लाइक दिस। तो एक है पतला सा वायर, आई मीन स्ट्रिंग, और सेकंड है मोटा सा वायर। अब डिपेंड करता है इसमें, यहाँ पे जानना हमको ये है कि दोनों में से स्पीड किस में ज़्यादा होगा, इन दोनों स्ट्रिंग में से किस में स्पीड ज़्यादा होगा। तो हम लोग यहाँ पे देखें कि ये तो बहुत हल्का होगा, ये बहुत भारी होगा, मतलब इसका वेट वेट जो है इसका ज़्यादा होगा, इसका वेट कम होगा। मतलब इसका जो वेव बनेगा वो तुरंत बनेगा, मतलब सडन बनेगा और तुरंत यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा। बट इसका जो वेव बनेगा वो धीरे से स्लोली कुछ इस तरीके उठेगा और यहाँ तक आएगा। मतलब इसमें वेव का जो स्पीड बनेगा वो फास्ट बनेगा, और इसमें जो वेव का स्पीड बनेगा वो स्लो बनेगा। मतलब स्पीड ऑफ वेव विल बी मैक्सिमम एट दिस वन वायर, थिन वायर, एंड थिक वायर में जो वेव होगा वो कम होगा। ये हम लोग का थिंकिंग है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्पीड ऑफ वेव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ स्ट्रिंग। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मास ऑफ स्ट्रिंग, मास का ऑफ स्ट्रिंग यदि कम होगा तो उसका स्पीड ज़्यादा होगा, मतलब पहला वाला में स्पीड ज़्यादा होगा और दूसरा में स्पीड क्या होगा, कम होगा। ये हम लोग का थिंकिंग है, ठीक है। और हम लोग यदि इस तरीके से देखें, मतलब एक यदि सिंपली बोला जाए बिना थ्योरी का, बिना कोई मतलब कुछ, हम लोग इस तरीके से सोच सकते हैं इसको। नेक्स्ट वन है कुछ इस तरीके से, इसी टाइप से कुछ एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करते हैं कि एक स्ट्रिंग है हमारे पास कुछ इस तरीके से, और उस स्ट्रिंग को हम इधर एक वाल है, एक इधर वाल है, दोनों तरफ वाल है और दोनों तरफ कुछ इस तरीके से बाइंड कर दिए हैं, पूरा स्ट्रेट पूरा टाइट करके बाइंड कर दिए हैं। तो इस साइड इसका टेंशन टी होगा, इधर भी इसका टेंशन टी होगा। तो टेंशन दोनों साइड इक्वल हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। तो यहाँ पे टेंशन दोनों साइड से क्या होगा, इक्वल अमाउंट में होगा। सपोज करते हैं कि दैट वन टेंशन इज द 1000 न्यूटन, उसका टेंशन जो है 1000 न्यूटन है सपोज करते हैं। और एक दूसरा कुछ उसी तरीके से बांधते हैं वायर, कुछ इस तरीके से थोड़ा लूजली बाउंड, मतलब ये बाइंड किया हुआ है, थोड़ा सा लूजली बाइंडेड, मतलब बाइंड किया हुआ है। तो कंडीशन है कि ये लूज, थोड़ा लूज है, तो 100% में जो टेंशन लगेगा, आई मीन जो इस पर टेंशन फोर्स जो लगेगा, टेंशन फोर्स वो कम लगेगा। तो इसका हम मान लेते हैं 20 न्यूटन बस। वो 1000 न्यूटन है, 20 न्यूटन ओनली है। वो कंडीशन है कि इस दोनों में से वेव का स्पीड जो होगा वो किस में ज़्यादा होगा, विच हैज़ मोर स्पीड। तो सिंपल सा कंडीशन है कि इसको यदि हम इसको थोड़ा सा भी ऐसे करके वाइब्रेट करवाएं ऐसे करके, तो साही से उसका जो है तुरंत इसका मतलब वेव जो है सो बहुत ज़्यादा काउंट कर सकते हैं इसका वेव को, इसका वेव बहुत ज़्यादा काउंट कर सकते हैं इन कंपैरिजन ऑफ दिस। क्योंकि इसका यदि हम वाइब्रेशन देखें तो कुछ इस तरीके से वाइब्रेशन होगा बहुत फास्ट, और इसका यदि वाइब्रेशन कुछ इस तरीके से इसको टच करके छोड़ दें तो इसका वाइब्रेशन बहुत स्लो होगा ऐसे ऐसे। बट इसका वाइब्रेशन जो है सो बहुत फास्ट होगा। तो जिसका वाइब्रेशन फास्ट होगा उसका स्पीड ऑफ वेव जो है सो ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जिसका टेंशन ज़्यादा होगा उसका स्पीड भी ज़्यादा होगा, जिसका टेंशन कम होगा उसका स्पीड भी कम होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं स्पीड ऑफ वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंशन। इफ टेंशन विल बी मोर देन स्पीड ऑफ वेव इज ऑल्सो मोर। इफ टेंशन इज लेस देन स्पीड ऑफ वेव इज द लेस। तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारा मिल रहा है जब इस तरीके से टेंशन के अकॉर्डिंग। और यदि मास के रिस्पेक्ट में देखें, मास ऑफ स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में, तो मास में क्या हो रहा है, जस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। कि मास ज़्यादा होगा तो इसका जो वेव बनेगा, जो वाइब्रेशन होगा वो बहुत स्लो होगा। और यदि हल्का होगा, मतलब उसका बहुत थीन होगा, बहुत हल्का होगा, तो क्या होगा कि उसका वेव जो बनेगा वो बहुत फास्ट बनेगा। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको एक मोटा सा रस्सी को उठा करके कुछ इस तरीके से बम्प करने के लिए बोले, और एक पतला सा रस्सी को बम्प करने के लिए बोले, तो ईजी कौन पड़ेगा, आपको पतला वाला पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन में कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ वेव जो होगा वो फास्ट होगा किसमें, थीन वाला में। तो ये तो हम लोग का था थिंकिंग। बट इसका जो एक्सपेरिमेंटली, जब इसको एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो इसका एक्सपेरिमेंटली जो मैथमेटिकल फार्मूला था वो कुछ इस तरीके से था, जो इसको हम लोग एनसीईआरटी में डायरेक्टली पढ़ेंगे। इसका
प्रूफ को नहीं देखेंगे, हम लोग डायरेक्ट देखेंगे। तो इसका यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट, एक्सपेरिमेंटली फाउंड द स्पीड ऑफ वेव इज इक्वल्स टू टी बाई म्यू रूट अंडर, कुछ इस तरीके से। दिस इज द स्पीड ऑफ वेव इज इक्वल्स टू रूट अंडर टी बाई म्यू। टी क्या है? टी इज द टेंशन एंड म्यू इज द मास पर यूनिट लेंथ। मतलब जो स्ट्रिंग अपने पास है, एक स्ट्रिंग का ही तो हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पे देख रहे हैं। तो स्ट्रिंग जो है उसका ये म्यू जो मास पर यूनिट लेंथ है, टी क्या है? टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग है, और वी इज द स्पीड ऑफ द वेव। तो यहाँ पे लिख दिया हूँ कुछ तरीके से कि वी इज द स्पीड, वेव स्पीड, सेकेंड टी जो है टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, एंड थर्ड वन जो म्यू है वो है मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ, इसको बोल सकते हैं एक तरीके से मास डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम क्या बोले थे कि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंशन। द स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंशन, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ भी है, स्पीड ऑफ द वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंशन। एंड सेकेंड वन बोले थे स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द स्ट्रिंग। तो यहाँ भी देख लो, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास पर यूनिट लेंथ, मतलब मास डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग, कुछ इस तरीके से है। तो ये फार्मूला आपको माइंड में रखना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आएगा। तो ये हो गया हम लोग का स्पीड ऑफ वेव। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है एनर्जी ऑफ वेव। अब एनर्जी ऑफ वेव हम लोग रीड करते हैं। देखो, एनर्जी ऑफ वेव, छोटा सा ऑसिलेशन के लिए हम लोग पढ़ेंगे, स्मॉल ऑसिलेशन के लिए देखेंगे कि कितना एनर्जी वहाँ पे कोई भी मतलब छोटा सा ऑसिलेशन, मतलब कहीं छोटा सा एक कट करके पॉइंट को देखेंगे और वहाँ से हम लोग पता करेंगे कि वहाँ पे एनर्जी कितना है इसका। तो सबसे पहले मैं प्रीवियस कॉन्सेप्ट को आपको माइंड में ला दूँ। हम लोग पढ़े थे एसएचएम में। एसएचएम में कुछ पढ़े थे इस तरीके से कि वहाँ पे जो एनर्जी होता, टोटल एनर्जी होता था, वो कांस्टेंट होता था। और नेक्स्ट वन कंडीशन कि जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता था वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता था। मीन पोजीशन पे हमारा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता था और मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता था। फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता था तो काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे जीरो होता था। उसका डायग्राम यदि जानना चाहो तो कुछ इस तरीके से था कि ये मीन पोजीशन है सपोज, और ये हमारा एक्सट्रीम पोजीशन दोनों साइड का, इधर लिखते थे माइनस से, इधर लिखते थे प्लस से, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे स्पीड हमारा मैक्सिमम होता था, यहाँ पे स्पीड जीरो होता था, यहाँ भी स्पीड जीरो होता था। तो हम लोग जानते थे काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जीरो होगा, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का होगा मैक्सिमम, इस जगह पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बिकॉज ऑफ स्पीड मैक्सिमम, और यहाँ पे फिर काइनेटिक एनर्जी जीरो, फिर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। मतलब एक्सट्रीम पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता था और काइनेटिक एनर्जी जीरो होता था, और मीन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता था, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता था। और इसका ग्राफ भी हम लोग देखे थे, कुछ इस तरीके से बनता था, काइनेटिक एनर्जी का कुछ इस तरीके से और पोटेंशियल का जो है सो कुछ इस तरीके से बनता था, ऐसे इस टाइप से कुछ ग्राफ बनता था। तो ये था पूरा सिंपल हार्मोनिक मोशन का। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम एक सिंगल पार्टिकल के लिए बात करते थे, पूरे सिंगल पार्टिकल, तब जाकर के हमारा कुछ इस तरीके से वहाँ पे रिजल्ट आता था। ठीक है। तो ये कंडीशन था वहाँ पे। और यहाँ पे जो एनर्जी ऑफ वेव, मतलब वेव में जो हम रीड करने वाले हैं, वहाँ पे एक पार्टिकल नहीं है, यहाँ पे बहुत सारा पार्टिकल्स है, और बहुत सारा पार्टिकल्स है, तो यहाँ पे जो एनर्जी होगा वो क्या होगा उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। बट रफली जान लो कि यहाँ पे क्या बोलते थे कि काइनेटिक एनर्जी जब ज़ीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी जो सो मैक्सिमम, और टोटल एनर्जी जो यहाँ पे मिलता था, टोटल एनर्जी हमको मिलता था कांस्टेंट, टोटल एनर्जी कांस्टेंट मिलता था। बट वेव में ऐसा नहीं है। वेव में क्या होगा, जहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा वहाँ पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होगा, जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम होगा, इक्वल अमाउंट में चलता है यहाँ पे, और टोटल एनर्जी कांस्टेंट नहीं होगा। ये है एनर्जी ऑफ वेव का फंडा। तो एनर्जी ऑफ वेव को कुछ हम लोग मैथमेटिकली इस तरीके से प्रूव करके देखेंगे कि यदि एनर्जी दोनों जगह पे इक्वल अमाउंट में है तो उसको मैथमेटिकली हम लोग प्रूव करके भी देखेंगे कि किस तरीके से आता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एक सबसे पहले डायग्राम को देख लो। यहाँ पे है एनर्जी ऑफ वेव, जिसको स्मॉल स्मॉल ऑसिलेशन के लिए हम लोग देखना है। तो एक वेव यहाँ पे क्रिएट की कुछ तरीके से, एक वेव यहाँ पे देखो कुछ तरीके से बना लिए हैं, और इस वेव में किसी एक पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग देखेंगे कि कितना यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है और कितना वहाँ पे टेंशन लग रहा है और कितना वो स्ट्रेच हो रहा है, वो उसको देखना है हमको। ठीक है। तो मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे कुछ पॉइंट कर दिए, पर्टिकुलर पॉइंट को देखो। मान लो ये वेव है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है,
तो एक लाइन यहाँ पे जस्ट खींच देगी, यहाँ से यहाँ तक में वेव बन रहा है हमारा। ये देखो पूरा डायग्राम को, उसके जस्ट नीचे पैरेलल एक लाइन खींच दी कि यहाँ से यहाँ तक वेव जा रहा है। मतलब हम मान लेते हैं कि यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वेव, मतलब यहाँ से यहाँ तक वेव आया, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट इसका डी एक्स है। तो यदि एक स्ट्रिंग है कुछ इस तरीके से स्ट्रेट है, और एक स्ट्रिंग है जो वेव बना हुआ है इस तरीके से, तो इस स्ट्रिंग को यदि हम वेव के फॉर्म में मतलब इस तरीके से जर्क करेंगे, तो 100% इसमें जब ऊपर उठेगा तो स्ट्रेच आएगा उसमें। और यदि उसको हम सीधा रखते हैं इस तरीके से, तो इसमें स्ट्रेचिंग नहीं है। तो ये डी एक्स डिस्प्लेसमेंट कब हो रहा है? जब इसमें कोई स्ट्रेच नहीं है, जिसको बोलते हैं अनस्ट्रेच्ड, देयर इज नो स्ट्रेचिंग। ठीक है, बट यही चीज़ को यदि इस पॉइंट में देखें, यहाँ पे ऊपर पॉइंट पे, तो यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब यहाँ पे स्ट्रेचिंग हुआ। तो स्ट्रेचिंग हुआ मतलब डी एक्स से थोड़ा सा लेंथ इसका ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे, तो उस लेंथ को यहाँ पे लिख दें स्ट्रेच्ड, ब्रैकेट में लिख दिया स्ट्रेच्ड। तो डी एक्स इसका लेंथ ज़्यादा होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो हम लोग यहाँ पे इसको मान लेते हैं डी एल। छोटा ही डिस्टेंस के लिए हम लोग देख रहे हैं सब कुछ, छोटा 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 ही डिजिट में दिखा रहे हैं, मतलब छोटा छोटा ही एलिमेंट में दिखा रहे हैं डी के फॉर्म में। तो डी एक्स इज द वेरी स्मॉल ना, तो इसलिए इसको छोटा सा डिस्टेंस को बोल रहे हैं। और इससे थोड़ा सा ज़्यादा है तुम्हारा डी एल, मतलब यहाँ पे लिख सकते हो कि डी एक्स इज लेस देन डी एल, कुछ इस तरीके से। डी एक्स छोटा है डी एल से तुम्हारा, क्योंकि वो स्ट्रेच्ड है और ये अनस्ट्रेच्ड है, कुछ इस तरीके से। तो यदि तुम यहाँ पे डायग्राम बनाओगे तो देखो कुछ इस तरीके से बनेगा कि इस साइड ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट एक्स डी एक्स होगा, तो यहाँ पे लिख दिए डी एक्स, यहाँ पे डी एक्स। इधर क्या है देखो वाई है, ये एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको हम लोग छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के लिए बात करें तो डी वाई मान लेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो डी वाई इसको मान लिए। छोटा छोटा ही बात करें, सबको छोटा ही मानेंगे, तो डी वाई ये वाला हो गया, दिस वन साइड डी वाई। और ये जो स्ट्रेच कर रहा है इसका हम लोग टेंजेंट यहाँ पे खींचें तो वो हो जाएगा किसके बराबर? डी एल के बराबर। ठीक है, तो एक छोटा सा पर्टिकुलर पॉइंट के लिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो इधर हो गया डी एल, इधर हो गया डी एक्स, और इधर हो गया डी वाई। तो dx this is the distance, this is also distance, stretch distance, और this is the displacement। तो अब एक ट्रायंगल यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है, तो 100% हम यहाँ कह सकते हैं कि ये जो dl का वैल्यू होगा, dl का वैल्यू वो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। रूट में कुछ आएगा, उसको हम लोग बाद में देख लेंगे वहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से ये डायग्राम है जिसमें हम लोग को पता करना है कि किस तरीके से एनर्जी होगा और कितना एनर्जी आएगा, उसको मैथमेटिकली हम लोग देखते हैं। तो ये ग्राफ समझ गए हैं, आगे देखते हैं हम लोग। देखो अब जो है हम लोग को जानना है डिस्प्लेसमेंट इन स्ट्रिंग। अब स्ट्रेचिंग हो रहा है तो 100% वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा, और जो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जो वहाँ पे वर्क डन होगा, जो टेंशन उसमें आ रहा है, टेंशन देखो किस तरीके से आ रहा था। देखो स्ट्रेच हो रहा है तो इसका टेंशन इधर लगेगा और इधर लगेगा, टेंशन कुछ इस तरीके से लगेगा ऐसे, तो टेंशन कुछ इस तरीके से यहाँ पे लग रहा है, एक इधर एक उधर। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे जो टेंशन है वो पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इन स्ट्रिंग ड्यू टू टेंशन कितना हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। आप देख सकते हो कितना डिस्प्लेसमेंट इसमें होगा। उसका जो डिस्प्लेसमेंट है स्टार्टिंग में कितना है, डी एक्स है डिस्टेंस, और ये डिस्प्लेसमेंट जो इसका है एक्चुअल में वो डिस्प्लेसमेंट है तुम्हारा डी एक्स के बराबर पहले से है। और स्ट्रेच होकर के कितना बढ़ा, तो हमारा कितना बढ़ा, डी एल बड़ा है ना, तो डी एल माइनस डी एक्स, डी एल माइनस डी एक्स, यही तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है। जो स्ट्रेच ए मैक्सिमम जो ज़्यादा है यहाँ पे, वो कितना ज़्यादा है, तो डी एक्स से ये थोड़ा बड़ा है, मतलब कितना बड़ा, डी एल माइनस डी एक्स करेंगे तो वो मिल जाएगा, मान लो इतना बड़ा है, तो छोटा थोड़ा सा ज़्यादा है, तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, डी एल माइनस डी एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट ना। तो यहाँ पे दिखा सकते हैं इस तरीके से कि डिस्प्लेसमेंट इन स्ट्रिंग ड्यू टू टेंशन इज इक्वल्स टू डी एल माइनस डी एक्स। अब टेंशन के कारण वहाँ पे वर्क कितना हुआ उस चीज़ पता करना है। तो वर्क डन बाय टेंशन, टेंशन मतलब टी जो हम दोनों साइड लग रहा था उस जगह पे, टेंशन जो लग रहा था, तो वर्क डन बाय टेंशन जो है वो किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो हम जानते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो वर्क डन बाय टेंशन, तो वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं, जो ये वर्क किसके बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। और पोटेंशियल एनर्जी को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, डी यू से रिप्रेजेंट करते हैं। छोटा छोटा सब है तो छोटा में ही रिप्रेजेंट करें डी यू के फॉर्म में। अब कंडीशन है कि एनर्जी इज इक्वल्स टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखो फोर्स की जगह क्या है, टेंशन, टेंशन इज द फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डी एल माइनस डी एक्स। तो यहाँ लिखते हैं डी एल माइनस डी एक्स इज द टेंशन। ठीक है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज द वर्क। तो ये किसके बराबर आ गया, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। एक चीज़ और जान लो, ये ट्रायंगल बन रहा था डी एल इधर डी वाई इधर डी एक्स,
तो एक्चुअली हमको यदि डी एल कैलकुलेट करना होगा तो डी एल पाइथागोरस थ्योरम से मान लो, यदि पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगाएंगे तो क्या होगा, डी एल इज इक्वल्स टू रूट अंडर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर। तो ये लिख देंगे बाय पाइथागोरस डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर रूट अंडर। तो डी एल का वैल्यू हमारे यहाँ है, तो डी एल की जगह पे हम पुट कर देंगे, जहाँ डी एल दिख रहा है यहाँ पे डी एल की जगह ये वाला वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे और डी एक्स का जी छोड़ देंगे। तो देखो ये तुम्हारा डी हो गया, ए टेंसेंट को टी एज इट इज रख दिए, डी एल जहाँ पे वहाँ पे क्या लिख दिया, रूट अंडर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर, ये वाला वैल्यू माइनस डी एक्स था, डी एक्स छोड़ दिया एज इट इज। अब क्या करो, इस रूट के अंदर ही डी एक्स कॉमन ले लो, डी एक्स को कॉमन ले लेंगे, आई मीन डी एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे रूट के अंदर ही। तो डी एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 होगा और ये डी एक्स स्क्वायर जो है नीचे चला जाएगा कुछ इस तरीके से। और ये अंदर में जो डी एक्स कॉमन आया, मतलब जो रूट के अंदर डी एक्स स्क्वायर कॉमन लिए थे, डी एक्स स्क्वायर का रूट हटाएंगे तो मतलब स्क्वायर टर्म है तो डी एक्स इंटू डी एक्स, एक डी एक्स बाहर बाहर हो जाएगा यहाँ से रूट के बाहर। तो हम डायरेक्ट लिख दिए, यहाँ पे स्टेप जंप किए यहाँ पे थोड़ा सा। तो यहाँ से तुम्हारा क्या आएगा, डी एक्स को कॉमन लेंगे तो डी एक्स रूट के बाहर आ जाएगा और कुछ इस तरीके से फॉर्म आ जाएगा रूट के अंदर। तो सिर्फ डी एक्स यहाँ पे कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा, डी एक्स कॉमन आ गया तो डी एक्स कॉमन ही पूरा से ले लेंगे यहाँ तक। इसके लिए अंदर लिए तो एक डी एक्स बाहर निकला तो डी एक्स यहाँ पे एक है और एक डी एक्स यहाँ पे, तो दोनों से डी एक्स बाहर निकला तो कितना मिलेगा, टी ऑलरेडी है, डी एक्स यहाँ से एक निकला तो ये डी एक्स है, डी एक्स है और एक ही डी एक्स यहाँ से था बाहर निकल गया तो -1। तो कुछ इस तरीके से फॉर्म मिलता है आपको, डी एक्स कॉमन लेने से इतना फॉर्म मिलता है। अब कंडीशन यहाँ पे ये है कि आप देख सकते हो कि 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर है ना। तो यदि मैं यहाँ पे बोलूँ कुछ इस तरीके से, एक फार्मूला हम लोग जानते भी हैं पहले से, जो हम लोग ये वाला लीनियर एक्सपेंशन का है, 1 प्लस एक्स टू द पावर एन का फार्मूला होता है 1 प्लस एन एक्स। ये हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन के लिए बताए थे आपको, इसमें ग्रेविटेशन में बताए थे इस फार्मूला को। 1 प्लस एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू होता है 1 प्लस एन इंटू एक्स, मतलब पावर यहाँ पे मल्टीपल हो जाता है और आगे बढ़ेगा और टर्म, लेकिन बाकी को हम लोग क्या करते हैं, नेगलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि x इज मच मच लेस देन 1, x जो है मच मच लेस देन 1 है, इसलिए हम लोग कुछ इस वैल्यू को यहाँ पे रख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स। एक फार्मूला है जस्ट, ठीक है। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो देखो ये वाला जो है फार्मूला, इसको कहाँ यूज़ करेंगे, उसको पहले इसको फार्मूला जान गए, अब इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं हम लोग। टी डी एक्स, देखो टी डी एक्स एज इट इज़ कॉपी किए, फिर है रूट अंडर, रूट को हटा दो तो रूट हटाएंगे तो पावर कितना आएगा 1/2। देखो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, और रूट को हटा दिए तो छोटा ब्रैकेट लगा तो 1/2 पावर लगा दिए -1। अब ये वाला फॉर्मूला जो है 1 प्लस एक्स टू द पावर एन, देखो 1 अरे डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर को एक्स मान लिए तो ये पूरा टू द पावर कितना है 1/2। तो इस फार्मूला में यदि रखेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस एन की जगह पावर लगता है तो 1/2 पावर जाएगा, बाकी कॉपी हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे देखो वही चीज़ को कर दिए 1 दिस वन एक्स, ये पावर तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा टी डी एक्स एज इट इज़ है 1 प्लस 1/2 पावर है ना, दिस वन टर्म इज एक्स, ये पूरा एक्स माने थे इस फार्मूला के अकॉर्डिंग। बाकी -1 था, -1 कॉपी कर दिए। अब यहाँ से देखो 1 और 1 कट हो जाएगा तो कितना बचेगा, 1 1 कट जाएगा तो बचेगा आपका यहाँ पे टी डी एक्स एज इट इज़, ये 2 यहाँ से 2 को बाहर कर लिए, यहाँ क्या बचा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस डी एक्स को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इस साइड ले आओ, तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, डी यू पहले से है, डी एक्स आएगा तो नीचे आ जाएगा डी एस, तो ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा t/2, जो भी एच इज कॉपी कर दिए, केवल डी एक्स को इधर ले आए, बाकी एच इज कॉपी कर दिए। अब डी वाई बाई डी एक्स का फार्मूला यहाँ पे पुट करेंगे। हम लोग वाई का फार्मूला जानते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन से, सॉरी वेव इक्वेशन में। वेव इक्वेशन क्या होता है, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे कितना आएगा, -a के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये वाला। अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट यहाँ पे कर देना, माइनस खत्म हो जाएगा, स्क्वायरिंग टर्म है, स्क्वायर यहाँ पे ऑलरेडी है, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ पे स्क्वायर है तो माइनस खत्म हो जाएगा, तो डायरेक्ट इस वैल्यू को यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो कितना रिजल्ट आएगा, t/2 ऑलरेडी है और ये वैल्यू को पूरा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो डी वाई बाई डी एक्स के जगह पे, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, स्क्वायर इसलिए ए स्क्वायर के स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये रिजल्ट आया। और आगे बढ़ाते हैं इसको। एक और फार्मूला हम लोग जानते हैं जो अभी रेडी किए हैं, v इज इक्वल टू रूट अंडर टी बाई म्यू, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा टी बाई म्यू वी स्क्वायर। तो यहाँ से टी का जो वैल्यू मिलेगा, टेंशन का जो वैल्यू मिलेगा वो कुछ इतना मिलेगा, वी स्क्वायर इंटू म्यू। ठीक है,
और एक और फार्मूला जानते हैं, v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के। ये दोनों वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। कहाँ कहाँ पे? सबसे पहले t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो t का वैल्यू यहाँ पे t के जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, कितना है वी स्क्वायर म्यू। देखो वी स्क्वायर म्यू पुट कर दिया यहाँ पे। नेक्स्ट वन, बाकी ए स्क्वायर था, ए स्क्वायर एज इट इज रह गया। के का वैल्यू होता है, के का फॉर्मूला देखो यहाँ से क्या आएगा, के इज इक्वल्स टू ओमेगा बाय वी। के इज इक्वल्स टू ओमेगा बाय वी आ जाएगा, तो इसको पुट कर देंगे के जगह पे। के तो स्क्वायर है तो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाय वी स्क्वायर। बाकी जो था एज इट इज रख दिए। अब यहाँ से देखो वी स्क्वायर और ये वी स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा, म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, नीचे टू कहीं था, टू छूट गया यहाँ पे, यहाँ टू रहेगा, बाई टू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, ये रिजल्ट आया। तो कुछ इस तरीके से हमारा मिल गया पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ, डी यू बाई डी एक्स, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू दिस वन वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है काइनेटिक एनर्जी। यदि काइनेटिक एनर्जी इसी के बराबर आ जाता है तो हम लोग प्रूव कर लेंगे कि जब वेव है तो हर एक पॉइंट पे वेव का जो तुम्हारा एनर्जी होता है वो सेम होता है, काइनेटिक भी और पोटेंशियल दोनों सेम होता है। यदि इतने वैल्यू के बराबर आ जाता है तो इस वैल्यू को फिलहाल यहाँ रखते हैं। अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। देखो काइनेटिक एनर्जी क्या है, इसका काइनेटिक एनर्जी वो देखो यहाँ लिखे काइनेटिक एनर्जी ऑफ डी एक्स पार्ट, वही डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा सा पार्ट के लिए जो काइनेटिक एनर्जी वो कितना होगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ डी एक्स पार्ट का जो मान लो कि डी एक्स पार्ट मतलब इतना सा छोटा सा टेंजेंट है, तो इसका जो मास होगा वो डी एम होगा, मान लेते हैं छोटा सा मास, तो डी एम मान लेते हैं उसका मास। और उस जगह पे जो स्पीड होगा इसका पार्टिकल का वो हम लोग वी पी मान लेते हैं, वी मतलब वेलोसिटी का स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। तो काइनेटिक एनर्जी एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू हाफ डी एम वी स्क्वायर, वी पी फॉर पार्टिकल है, ठीक, उस पार्टिकल का वेलोसिटी। तो ये हो गया 1/2 डी एम, डी एम मतलब मास इंटू वेलोसिटी, हाफ एम वी स्क्वायर जानते हैं, तो ये मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर हो गया। अब कंडीशन आगे है, अब ये जो डी एम जैसे मास पर यूनिट लेंथ ना, मास पर यूनिट लेंथ, यहाँ पे डी एम बाई डी एक्स इजिकल टू क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ इजिकल टू म्यू, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। मतलब अभी इसके पहले जो हम लोग बताए थे, मास पर यूनिट लेंथ को क्या बोलते हैं, म्यू, मास पर यूनिट लेंथ को म्यू बोलते हैं। तो म्यू, तो यहाँ पे छोटा छोटा है मतलब डी के फॉर्म में है, तो यहाँ पे लिख दिया डी एम बाई डी एक्स, मास पर यूनिट लेंथ ये भी हो गया, इज इक्वल्स टू म्यू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक्स उधर चला जाएगा, तो डी एम का वैल्यू क्या मिल गया, म्यू इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे देखो डी एम जहाँ पे वहाँ पे क्या पुट कर देंगे, म्यू इंटू डी एक्स, तो देखो म्यू इंटू डी एक्स पुट कर दिए, कहाँ पे, डी एम के जगह पे। वी का वैल्यू होता है क्या चीज़, वी का वैल्यू सबसे पहले जान लो, वी का वैल्यू हम लोग y का वेव इक्वेशन जानते हैं, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स आएगा, और इसी को क्या बोलते हैं, स्पीड, स्पीड ऑफ द वेव। तो एक पार्टिकल के लिए बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा वी पी, तो वी पी इज इक्वल्स टू डी मतलब डी वाई बाई डी टी हम लोग जानते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज द स्पीड ना, तो या तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज द स्पीड, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज द वेव वेलोसिटी हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वैसे स्पीड ही कहलाता है। तो वी पी, तो यहाँ वी पी के फॉर्म में क्या रख दिया, वी पी की जगह रख दिया डी वाई बाई डी टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कुछ इस तरीके से, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। ठीक है, अब कंडीशन है कि डी वाई बाई डी टी का वैल्यू क्या पुट करोगे, तो डी वाई बाई डी टी का वैल्यू ये वाला पुट करना है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो इसको पुट कर देते हैं। तो देखो काइनेटिक एनर्जी था ना इधर, तो काइनेटिक एनर्जी को डी के मान लिया, ठीक है, के काइनेटिक एनर्जी तो स्मॉल छोटा सा काइनेटिक एनर्जी तो डी के मान लिए, तो ये डी के इज इक्वल्स टू 1/2 एज इट इज़ म्यू डी एक्स एज इट इज़, बस डी वाई बाई डी टी के जगह पे ये वाला वैल्यू पुट हो जाएगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो ये पुट कर देते हैं। तो ए ओमेगा मतलब यहाँ पे स्क्वायर है तो ये ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये रिजल्ट आया। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे तुम्हारा कुछ कटेगा, कुछ कटने वाला हम लोग का नहीं है, कुछ नहीं करो, डी एक्स है, इस डी एक्स को इधर ले आते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, तो ये डी एक्स नीचे चलाएगा तो क्या हो जाएगा, डी के बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू तुम्हारा हो जाएगा, ये 1/2 नहीं रहेगा यहाँ पे, टू यहाँ नीचे लगा दिए इसलिए, ये हो जाएगा म्यू, देखो म्यू एज इट इज़ है, ए स्क्वायर एज इट इज़ ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस एक्स एज इट इज़ बाई टू, ये वाला 2/2। तो यही है तुम्हारा किसके बराबर, इसके पहले जो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट किए थे डी यू बाई डी एक्स, इसी के बराबर था, एज इट इज़ था। तो यहाँ पे हम लोग को क्या रिजल्ट मिलता है, कंक्लूजन क्या मिलता है, कि जो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ है वो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ के बराबर है, इक्वल है। तो इसलिए यहाँ लिख सकते हैं कि डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी के बाई डी एक्स एट ए फिक्स पॉइंट, एट ए पॉइंट
पॉइंट, एक पॉइंट पे दोनों चीज़ हमको सेम मिल रहा है। इसका मतलब है कि एनर्जी जो होगा किसी एक सिंगल पॉइंट पे वेव इक्वेशन में, मतलब वेव के फॉर्म, जो वेव होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, तो जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता था वहाँ पे पोटेंशियल मिनिमम होता था, बट यहाँ पे यदि काइनेटिक मैक्सिमम है तो पोटेंशियल भी मैक्सिमम होगा। काइनेटिक जीरो है तो पोटेंशियल भी जीरो होगा। काइनेटिक यदि 100 है तो पोटेंशियल भी 100 ही होगा। कुछ इस तरीके से वेव का फंडा, ठीक है। तो इसका वेव एक बना करके यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम दिखा दिए, देखो जैसे एक वेव है कुछ इस तरीके से अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पे मेन पोजीशन है इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि काइनेटिक एनर्जी इसका मैक्सिमम है, क्योंकि स्पीड हम जानते हैं इस जगह पे मैक्सिमम होता है। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए हम देख रहे हैं, छोटा सा लेंथ के लिए, यहाँ से यहाँ तक के लिए तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, तो पोटेंशियल भी वहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यदि इसका वैल्यू 100 है तो इसका वैल्यू क्या होगा, 100 होगा, अकॉर्डिंग टू दिस वन। इस रिजल्ट से हमको पता चला। नेक्स्ट वन, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी यदि मान लो इस पॉइंट पे, इसके जस्ट ऊपर पिक पॉइंट पे, यहाँ पे यदि मैं मानूँ काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है तो पोटेंशियल भी क्या होगा, मिनिमम होगा। काइनेटिक एनर्जी यदि इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होता है पिक पॉइंट पे ना, यदि काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो पोटेंशियल भी हमको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से पता चलता है, इसको हम लोग प्रूव भी कर लिए मैथमेटिकली कुछ इस तरीके से। अब आता है पावर। हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लिए, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लिए, अब पावर की बात करते हैं। तो पावर का फार्मूला क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम, हम लोग ऑलरेडी पहले जानते हैं। पावर इन वेव, मतलब पावर को हम लोग फार्मूला लिख सकते हैं एनर्जी अपॉन टाइम, जिसका वैल्यू होगा डी ई बाई डी टी। अब एनर्जी, अब कंडीशन है यहाँ पे कि एनर्जी क्या होगा, तो एनर्जी का फार्मूला जो होगा यहाँ पे, एनर्जी ना, टोटल एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पे, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों एनर्जी को ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। तो कंडीशन है यहाँ पे कि हम लोग जो कैलकुलेट किए हैं वो कैलकुलेट किए हैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ डी के बाई डी एक्स, जो किसके बराबर है, हाफ है सबका, देखो 1/2 करके है ना, 1/2 दिस वन, और उसका भी 1/2। तो टोटल यदि ऐड करेंगे तो ये 1/2 गायब हो जाएगा, तो क्या बचेगा रिजल्ट, म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये 2 गायब हो जाएगा, क्योंकि 1/2 प्लस 1/2 2 हो जाएगा, मतलब 1/2 प्लस 1/2 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये तुम्हारा सिर्फ 2 गायब हो जाएगा, बाकी ये टोटल एनर्जी हो जाएगा, दिस इज द टोटल एनर्जी। तो इसी को यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, टोटल एनर्जी। देखो, तो एनर्जी अपॉन टाइम डी ई अपॉन डी टी, तो इसको फॉर्म में लाना पड़ेगा, डी ई अपॉन डी एक्स के फॉर्म में, टोटल एनर्जी के फॉर्म में। तो कैसे लाएंगे, तो क्या करो, डी एक्स और डी एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, डी एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दिया, नीचे डिवाइड भी कर दिया, तो देखो क्या रिजल्ट आएगा, ये डी ई अपॉन डी एक्स, इसके साथ तुम रख सकते हो इसको इसी तरीके से। तो ये देखो डी अपॉन डी एक्स, इधर क्या है, डी एक्स अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी इंटू डी ई अपॉन डी एक्स। तो ये डी एक्स अपॉन डी टी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, आई मीन डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या मिलेगा, स्पीड, और डी अपॉन डी एक्स एज इट इज रह गया, तो ये वी हमारा हो गया स्पीड। बाकी डी ई अपॉन डी एक्स का जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, हम बोले थे अभी इसकी 2 को ऐड कर दो, यहाँ से 2 को हटा दो, तुम्हारा पूरा एनर्जी होगा टोटल एनर्जी। तो क्या म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसी को यहाँ पे लिख दो। देखो ये वी छोड़ दिए, देखो वही लिखा ना, म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ये हमारा मिल गया टोटल पावर, दिस इज द इंस्टेंटेनियस पावर। इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर इसलिए बोल रहे हैं किसी एक पॉइंट पे और एक पर्टिकुलर टाइम के लिए निकाल रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। तो हम लोग का पावर भी मिल गया कुछ इस तरीके से। अब नेक्स्ट आता है एवरेज पावर। हाउ टू कैलकुलेट एवरेज पावर, तो एवरेज पावर कैलकुलेट करने का सिंपल सा तरीका है एक, यहाँ पे देखो एवरेज पावर। तो एवरेज पावर जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आप देख सकते हो कि वही फार्मूला एज इट इज रहेगा, वी म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, बट यहाँ पे जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उस पर एवरेज लगेगा। तो ये एवरेज का साइन है, ठीक है, दिस वन इज द एवरेज साइन। जब आप क्लास 12 में पढ़ोगे, क्लास 12 में अल्टरनेटिंग करंट पढ़ोगे, वहाँ पे इसका जो वैल्यू होता है, इसका वैल्यू जो है सो इसका जो एवरेज वैल्यू होता है इसका 1/2 आता है वहाँ पे। कैसे आता है वो लोग उस क्लास 12 में ही पढ़ेंगे। अभी फिलहाल माइंड में डायरेक्ट रखो कि यदि एक्स फंक्शन का रहे, एक्स फंक्शन या टी का फंक्शन रहे, इसमें कॉस स्क्वायर ओमेगा टी और एक्स है ना, दोनों वेरिएबल क्वांटिटी है, तो इसका जो एवरेज आता है ना, वहाँ पे हम प्रूव करके बताएंगे आपको, तो हाफ के बराबर आता है इसका एवरेज, 1/2 के बराबर। तो कुछ नहीं करना है, इसका एवरेज का वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे 1/2 हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखो वी म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इस पूरे का एवरेज वैल्यू क्या मिलेगा, 1/2। तो रिजल्ट कितना आ गया, पी एवरेज इक्वल्स टू हाफ
वी म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, या तो ऐसे भी लिख सकते हो इसको 1/2 थोड़ा सजा करके ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू वी, ऐसे भी चीज़ वही है, आप जैसे भी लिखना चाहो ए भी राइट है, तो कुछ तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें एक लास्ट पॉइंट बचता है, दैट वन पॉइंट इज द इंटेंसिटी ऑफ द वेव। दिस वन, इंटेंसिटी ऑफ द वेव। इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। दिस वन, इंटेंसिटी ऑफ द वेव इज द एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। अब एनर्जी अपॉन टाइम क्या होता है, पावर, तो ये हो गया एनर्जी अपॉन टाइम इज द पावर, और एरिया छूट गया तो पावर अपॉन एरिया, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया पावर अपॉन एरिया, पावर पर यूनिट एरिया। पावर ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, दिस इज द एवरेज पावर, ओके। तो पावर अपॉन एरिया, अब हम लोग क्या करना, पावर की जगह पावर का वैल्यू रख दो, एरिया की जगह एज इट इज एरिया का वैल्यू रहेगा, एरिया मतलब ही रहेगा। अब यदि वहाँ पे हम लोग वेव जिस स्ट्रिंग की बात करेंगे, जैसे स्ट्रिंग का कुछ एरिया होगा पायर स्क्वायर के फॉर्म में पुट कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी पहले जनरल फार्मूला हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, तो पावर अपॉन एरिया, पावर का फार्मूला अपने पास है, यहाँ पे देख सकते हो अपने पास क्या है, 1/2 वी म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर जो भी है, या तो इसको यहाँ पे भी लगा सकते हैं 1/2 मतलब ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू v/2 कुछ इस तरीके से, तो इसी को यहाँ पे रखते हैं, देखो पावर अपॉन एरिया ना, तो पावर का वैल्यू देखो रख दिया यहाँ पे, पावर वी म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2, ये पावर का वैल्यू हो गया डिवाइड बाई एरिया, पावर अपॉन एरिया इज द इंटेंसिटी। अब क्या करना है, इस म्यू का वैल्यू, जो म्यू है हम लोग जानते हैं म्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ मतलब इसको बोलते हैं मास डेंसिटी। तो यहाँ पे देखो v है एज इट इज़, म्यू की जगह लिख दिए मास पर यूनिट लेंथ, एरिया स्क्वायर एज इट इज़, ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़, ये इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है तो ऊपर जाएगा तो फिर यहाँ पे आ जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। तो क्या चीज़ जाएगा यहाँ पर समझो, ये है तुम्हारा लेंथ इंटू एरिया, तो लेंथ इंटू एरिया क्या मिलेगा, वॉल्यूम, लेंथ इंटू एरिया इज इक्वल्स टू वॉल्यूम, तो ये लेंथ इंटू एरिया को लिख दिया वॉल्यूम। बाकी देखो ऊपर एज इट इज़ है वी एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़, नीचे इसकी जगह वॉल्यूम लिख दिया तो 2 ही हो गया। अब कंडीशन है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज द डेंसिटी, तो इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, डेंसिटी, तो देखो v एज इट इज रह गया, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज द डेंसिटी, ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर कॉपी कर दिया, ओमेगा स्क्वायर तो ओमेगा स्क्वायर कॉपी कर दिया, नीचे क्या 2 तो 2 लिख दिए, तो ये तुम्हारा इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू वी रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2, वी क्या है स्पीड ऑफ द वेव, रो क्या है डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग, ए स्क्वायर क्या है, ए तुम्हारा यहाँ पे एरिया, और ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इंटेंसिटी का फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिए, दिस इज द इंटेंसिटी फार्मूला, आई इज इक्वल टू वी रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2। तुम इसको फ्रीक्वेंसी के भी फॉर्म में कर सकते हो, कैसे करोगे वो भी जान लो, ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2π/t, दिस वन 2π/t मतलब ओमेगा इज इक्वल्स टू 2πf, दिस वन मतलब इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू वी रो ए स्क्वायर, वी रो ए स्क्वायर और इंटेंसिटी की जगह पे क्या होगा 2πf ना, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 4π² और एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 2 पहले लगा देते हैं, यहाँ हो जाएगा रो वी थोड़ा इधर हो गया ए स्क्वायर पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, कुछ इतना इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी, 2 रो वी ए स्क्वायर पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, डेंसिटी स्पीड एरिया पाई हो गया तुम्हारा, और ये हो गया फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में भी कुछ तरीके से इंटेंसिटी को रख सकते हो, okay. So this is all about of the today lecture, so thank you for watching.